हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इंदु अबाना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। एजुकेशन हब में आपका स्वागत है गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की। जानेंगे इसके बारे में कि थिएटर ऑफ द एब्सर्ड होता क्या है, सबसे पहले ये कहाँ पर आया, कौन से राइटर्स ने इसके बारे में बात की और लिटरेचर में इसका क्या स्थान है। ठीक है, सब कुछ थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के बारे में इस वीडियो के अंदर A to Z हम जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। इसको लास्ट तक देखें, बिना स्किप किए देखें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड होता क्या है। सबसे पहले ये यूरोप के अंदर लिखा गया था थिएटर ऑफ एब्सर्ड, और उसके बाद ये अमेरिका में आया था। जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड होता है लिटरेचर का फेमस मूवमेंट माना जाता है ये। ठीक है गाइस, और आफ्टर वर्ल्ड वार 2 ये यूरोपियन राइटर के द्वारा इस लाया गया, यूरोपियन राइटर के द्वारा इसे लिखा गया था। ठीक है, बात करें थिएटर ऑफ एब्सर्ड की तो सबसे पहले ये डिस्कस किया गया था अल्बर्ट कॉमस के द्वारा। तो जो अल्बर्ट कॉमस हैं ये पहले राइटर हैं जिन्होंने लिखा था मिथ ऑफ सिसिफस। थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात की इन्होंने, इसके अंदर मिथ ऑफ सिसिफस इनका ये एक एसे है, इसमें इन्होंने बात की थिएटर ऑफ एब्सर्ड की। और इन्होंने कहा कि ह्यूमन सिचुएशन इज एसेंशियली एब्सर्ड डिवाइन ऑफ पर्पस। मतलब इसका मतलब है इस दुनिया में इंसान एलियन की तरह है, उसे अपने होने का ही पता नहीं है कि वो दुनिया में क्यों है, किस लिए है। ठीक है, क्योंकि कोई कुछ भी कर रहा है, जो जिसके जी में जो भी आ रहा है वो कर रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो आजकल मोस्टली ये मॉडर्न एज में हो भी रहा है, तो ये सब इन्होंने पहले ही अपने ऐसे में लिख दिया था। ठीक है, और थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात की थी। चलिए नेक्स्ट है मार्टिन एस्लिन। थिएटर ऑफ एब्सर्ड को जो है ये इनकी एक बुक है, मार्टिन एस्लिन की ये बुक है थिएटर ऑफ एब्सर्ड, और ये आई थी 1961 में। अब थिएटर ऑफ एब्सर्ड को जो है कॉइन भी इन्होंने ही किया था, क्योंकि इन्होंने अपनी बुक का ही नाम थिएटर ऑफ एब्सर्ड रखा था। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि किसने कॉइन किया थिएटर ऑफ एब्सर्ड को, तो आपका आंसर होगा मार्टिन एस्लिन। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ नॉट ए स्टोरी दैट इज कन्वे बट एन एटमॉस्फेयर फीलिंग एंड एक्सपीरियंस। अब जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड होता है ये होता क्या है, ये कोई स्टोरी नहीं होती, इसके अंदर कोई स्टोरी नहीं होती। ये क्या करता है, ये सिर्फ कन्वे करता है एटमॉस्फेयर फीलिंग और एक्सपीरियंस को दिखाता है। ठीक है, इसके अंदर यही सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इसमें कोई प्लॉट नहीं होता, कोई स्टोरी नहीं होती, एंटी प्लॉट होता है ये। और इसके अंदर डार्क ह्यूमर होता है, अंधाधुंध बातें होती हैं। ठीक है, और सोसाइटी पर क्या होता है, ये सटायर होता है। सोसाइटी पर ये क्या होता है, सटायर होता है। इसमें कोई भी स्टोरी नहीं दिखाई जाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सैमुअल बकेट की। 1906 से 1989 तक सैमुअल बकेट का टाइम पीरियड रहा। ठीक है, इनका एक फेमस प्ले है, ये फेमस प्ले है इनका वेटिंग फॉर गोडोट। इसके बारे में आप जरूर पढ़ लेना, वेटिंग फॉर गोडोट को। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्ले है इनका। और एंड गेम और हैप्पी डे ये सभी प्ले हैं इनके, ये भी। ठीक है, तो वेटिंग फॉर गोडोट रिलेटेड इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखना है वेटिंग फॉर गोडोट किसने लिखा, तो सैमुअल बकेट ने लिखा। और इसको एक बार आप जरूर पढ़ लेना। ये ऐसे हैं इनके, ठीक है, वो प्लेस थे और ये ऐसे हैं इनके, मर्फी, मोलॉय, मोलोन डाइस और अनेमेबल। ठीक है, ये सभी इनके ऐसे हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने फ्रेंच का यूज़ किया था। जब ये पेरिस में रहते थे तो ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखते थे, जबकि इंग्लिश में लिख सकते थे, लेकिन ये फ्रेंच में ही लिखते थे ताकि इसको समझने में कठिनाई हो। थिएटर ऑफ एब्सर्ड को ये इजी नहीं दिखाना चाहते थे, हार्ड टू अंडरस्टैंड दिखाना चाहते थे। तो वेटिंग फॉर गोडोट भी इन्होंने ऐसे ही लिखा। और इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया वेटिंग फॉर गोडोट जब इन्होंने लिखा। तो उससे पहले ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी इनकी। ठीक है, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करने लगे थे, तो ये इस तरह के प्लेस लिखने लगे थे वेटिंग फॉर गोडोट के बाद। तो टॉम स्टोवर्ट ने ये प्ले लिखा, ये एक ड्रामा है रोजनक्रांट्स एंड गिल्डरस्टन। ये दोनों हैमलेट प्ले में इनकी डेथ हो जाती है दोनों की। और आपने जो हैमलेट प्ले है जो शेक्सपियर ने लिखा है वो आपने पढ़ा होगा, उसमें इन दोनों का फनी करेक्टर है बहुत ही। ठीक है, फनी वे में इनको दिखाया जाता है। और यहाँ पर भी जो टॉम स्टोवर्ट ने अपने जो ड्रामा लिखा है उसमें भी इन दोनों को एक फ़नी वे में दिखाया गया है। एक जो हैमलेट की कहानी है उसी को फ़नी वे में ये सुनाते हैं। ठीक है, तो ये
टोटल जो हैमलेट ड्रामा है उसी पर बेस्ड है ये पूरी स्टोरी इनकी। चलिए, कोई स्टोरी नहीं है, मतलब इसमें होती ही नहीं है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड में स्टोरी नहीं होती है, जस्ट इन्होंने जो है उस स्टोरी को एक्सप्लेन अपने तरीके से सुनाया है। नेक्स्ट, एडवर्ड बॉन्ड की बात कर लेते हैं। जो एडवर्ड बॉन्ड हैं ये फेमस हैं वायलेंस के लिए, और इन्होंने अपना वर्क लिखा सेव्ड, इन्होंने लिखा सेव्ड, ठीक है, ये इनका वर्क है जिसमें वायलेंस को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम, तो ये जो एडवर्ड बॉन्ड हैं ये फेमस हैं वायलेंस के लिए, जबकि जो हैरोल्ड पिंटर हैं वो साइलेंस के लिए फेमस हैं, और सैमुअल बकेट अपने जो डायलॉग के लिए, बहुत सारे डायलॉग होते हैं उनके जो प्ले हैं उनमें, तो वो डायलॉग के लिए फेमस हैं। हैरोल्ड पिंटर की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने जो है द बर्थडे पार्टी, बहुत ही फेमस प्ले है इनका द बर्थडे पार्टी, इसको भी ध्यान में रखना है। हैरोल्ड पिंटर ने इसे लिखा है बर्थडे पार्टी को, तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बर्थडे पार्टी किसका वर्क है, तो ये हैरोल्ड पिंटर का है, ठीक है। आगे भी इनका वर्क है यहाँ पर हैरोल्ड पिंटर का, केयर टेकर और होम कमिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है, केयर टेकर और होम कमिंग। चलिए, और भी जो वर्क है हैरोल्ड पिंटर का, साइलेंस, पैरानोइया और मिनक, ठीक है, ये कॉमेडी ऑफ मिनक के अंदर हैं। जो ये पैरानोइया है इसका मतलब होता है मेंटल इलनेस, ठीक है, और साइलेंस तो आप जानते ही हैं, और मीनस जो है ये खतरे की आशंका होती है, जो मीनस है उसे खतरे की आशंका कहते हैं। पैरानोइया को क्या कहते हैं, मेंटल इलनेस के बारे की तरह समझते हैं, और कॉमेडी ऑफ मीनस के अंदर ये सभी आपको देखने के लिए मिलेगा। हैरोल्ड पिंटर हैं, इनके प्लेस में क्या होता है कि मोस्टली जो कैरेक्टर हैं एक ही कमरे में होते हैं, एक ही कमरे में उनका प्ले खत्म हो जाता है। इस तरह की साइलेंस आपको देखने के लिए मिलेगी इनके प्लेस में। थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है इसका रिजेक्शन किसने किया, तो रिजेक्शन किया अरिस्टोटल ने, क्योंकि अरिस्टोटल एक ऐसे थे जिनको वेल मेड प्ले पसंद थे, ठीक है। इनका कहना था कि जो कोई भी प्ले होता है उसमें कहानी होनी चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए, प्लॉट होना चाहिए, ठीक है, और एक वेल मेड प्ले होना चाहिए जिससे कोई मैसेज भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड रिलेटेड प्ले थे उनको इन्होंने रिजेक्ट किया है, तो ये थे अरिस्टोटल, ठीक है, ये अरिस्टोटल। आपको थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या होते हैं गाइस। आई होप वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, और बहुत कुछ इससे सीखने के लिए आपको मिला होगा। बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। तो गाइस, हमारा गुरु शिष्य का रिश्ता है, और आप ये जो इमेज लगी है इस काम को, इस कार्य को कंप्लीट कर दीजिएगा, आपकी गुरु दक्षिणा कंप्लीट हो जाएगी और मैंने अपना काम कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।